हेलो दोस्तों, अशोक आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो है डेली न्यूज़ की एक सीरीज चला रहे हैं, जो प्रतिदिन हम लोग जो है अपलोड इसको करते हैं। तो आज हम लोग जो है 6 सितंबर की न्यूज़ देखने वाले हैं। तो उससे पहले आपको बता दें, अगर आपने पहले की न्यूज़ नहीं देखी है 1 सितंबर से 5 सितंबर तक, तो उसे आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि हम लोग एक सीरीज में चल रहे हैं और कुछ बात मैं पहले बताता हूँ तो उसी को आगे जोड़ करके इस सीरीज में आगे बताने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग जो है उसे पहले ज़रूर देखिए, क्योंकि समय अगर व्यर्थ हो जाएगा तो ये वापस आने वाला नहीं है। तो जो भी बच्चे 2026 का एग्ज़ाम या 2027 का एग्ज़ाम देने की प्लानिंग में हैं, तो वो इस सीरीज़ को ज़रूर देखें, क्योंकि हम लोगों का मेन फोकस यही है कि हिंदी माध्यम का प्री का रिजल्ट अच्छे से अच्छे सुधर जाए, क्योंकि प्री जब तक नहीं सुधरेगा तब तक आप मेंस दे नहीं पाओगे। मैं डेली इसी बात पर जोर देता हूँ कि जब तक आप प्री क्वालिफाई नहीं करोगे, आप देखो इंग्लिश मीडियम के बच्चे अगर प्री में 15,000 लोग लिए जाते हैं, तो कम से कम 12 से 13,000 तो वही लोग होते हैं, इंग्लिश मीडियम या अन्य भाषा के लोग। और हिंदी माध्यम का रिजल्ट क्या रहता है, आप पिछले 5-6 साल 10 साल से देख रहे होंगे कि रेगुलर इसका रिजल्ट गिर जाता है। कभी एक आध साल जो है आप देखो तो भले ही अच्छा रिजल्ट हुआ हो, लेकिन इतना बेहतर नहीं हुआ कि इंग्लिश के बराबर आ जाए। तो 2011 के बाद से खास करके रिजल्ट में बहुत ज़्यादा जो है हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी नीचे आए हैं। तो उसका मेन कारण यही है कि वो एक तो सीसेट और दूसरा प्री के जो कॉन्सेप्ट हैं जीएस में, उसको वो लोग जो है ध्यान से या अच्छे तरीके से क्लियर नहीं करते हैं, जिसका कारण उसको प्री में देखने को मिलता है रिजल्ट जो गिर रहा है। तो चलिए, हम लोग देर ऑलरेडी हो जाते हैं, क्योंकि आज जो है टेक्निकल प्रॉब्लम थी। आप लोग जान ही रहोगे कि बारिश का मौसम है, तो कई जगह इंटरनेट बाधाएं आती हैं। तो आज हमारे क्षेत्र में भी इस तरह की समस्या देखी गई है, तो हम लोग लेट हो चुके हैं न्यूज़ लाने में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, पहली न्यूज़ है गृह मंत्रालय से संबंधित। आपको मैंने इससे पहले 5 सितंबर वाली न्यूज़ में बताया था कि हमारे प्रधानमंत्री कहाँ जाने वाले हैं। 13 सितंबर को मणिपुर की यात्रा में जाने वाले हैं। तो उससे पहले गृह मंत्रालय और मणिपुर में एक समुदाय है, कुकी जो समुदाय, विद्रोही समुदाय, इनके बीच समझौता हुआ है। तो उसी के संदर्भ में पूरी न्यूज़ थी, मैं पढ़ रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिए, देखिए मैं ये चीज़ लिख के लाता हूँ, इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि एक तो हम लोग कॉपीराइट भी जानते हैं कि कॉपीराइट कई सारे कंटेंट पे लग जाता है। अगर मैं हूबहू अगर न्यूज़ उठा लूँ तो कॉपीराइट लगना स्वाभाविक है। दूसरी बात यह कि हमारे पास संसाधनों की कमी है, क्योंकि हम 2-3 लोग मिलकर ही ये काम कर रहे हैं, और हमारे पास टाइपर या बहुत सारी चीज़ों की कमी है। तो आप लोग जब सपोर्ट करोगे तो ये सारी चीज़ें आराम से सुधर भी सकती हैं, और आप लोगों के लिए बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। इसी 1-2 महीने में हम लोग बेहतर स्थिति में आ जाएंगे। तो आप लोग इसको सपोर्ट करिए। देखिए, न्यूज़ आपका मेन मकसद होना चाहिए कंटेंट अगर आपका सही है तो आप कहीं से भी पढ़ लो, वो आपके फ़ायदे में होगा। अगर आप जो है इस पे जाओगे कि कितना अच्छा पीपीटी बना, कितना अच्छा जो है लुक है, तो ये सब चीज़ों से क्या होगा, आपको केवल देखने में तो अच्छा लगेगा, लेकिन आपके यूपीएससी या यूपी पीसीएस या बिहार पीसीएस इनसे संबंधित आपके पास कंटेंट नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं देखने का। फिर तो आप जो है चमक धमक देखते रहिए बस। तो जो ये न्यूज़ थी, मैंने आपसे पहले बताया कि ये हम हस्तलिखित रूप में आपको प्रोवाइड करते हैं। तो उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि हमारे पास संसाधनों की कमी है। मानव संसाधन हमारे पास इतने नहीं है कि हम सबको इस तरह की पीपीटी बना के दे दें। तो मैं अपने स्तर से जो भी लिखता हूँ उसी को यहाँ अपलोड करता हूँ। तो आप लोग सपोर्ट करिए, तो ये पीडीएफ भी आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगी। और एक गिव वे रखते हैं, अगर इस वीडियो में आप 15 लाइक और 10 सब्सक्राइबर देते हैं तो मैं ये पीडीएफ तुरंत आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा दूंगा। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसको आप ज्वाइन करोगे, वहाँ आपको ये चीज़ें मिलने लगेंगी। ठीक है, तो अभी हमारी शुरुआत है, क्योंकि ये नया चैनल है, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को अपने तरीके से करनी हो रही हैं। तो चलिए न्यूज़ में आते हैं। पहली न्यूज़ थी दोस्तों, गृह मंत्रालय और मणिपुर सरकार आप जान रहे होंगे कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। तो गृह मंत्रालय और मणिपुर सरकार ने गुरुवार को कुकी जो समुदाय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। कब किए थे? गुरुवार का मतलब थर्सडे को।
तो ये डेट का कोई मतलब नहीं है। मेन बात ये कि वहाँ का ग्रुप कौन सा था और समझौते का नाम क्या था। तो समझौते का पहले नाम समझ लो, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस। इसको सू बोला जा रहा है, SOSOO, सू, यानी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस, या इसी को बोल दे रहे हैं संचालन निलंबन समझौता। जो वहाँ का कुकी जो समुदाय है, आपको मैं अभी डिटेल में बताऊंगा कि मणिपुर की स्थिति क्या है। और ये जो जाति हिंसा हुई थी, कब हुई थी, आप लोग कमेंट करके बताओ कब हुई थी। तो जाति हिंसा हुई थी, उसमें कौन कौन से समुदाय थे और मणिपुर में कौन कौन से समुदाय हैं, उनकी स्थिति क्या है, वो मैं भी इसी न्यूज में कवर कर दूंगा। तो पहले समझते हैं ये जो समझौता हुआ था इसका नाम। देखिए, नाम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेंस में आप अगर मान लो 2026 का प्री दे रहे हो, उसमें आंतरिक सुरक्षा जो हमारा सिलेबस का पार्ट है, आंतरिक सुरक्षा, तो आंतरिक सुरक्षा GS3 में, तो उसमें अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया तो उसमें आप उदाहरण कैसे दोगे। तो उदाहरण इन्हीं समझौतों को लिखिए कि गृह मंत्रालय ने जो है ऐसे समुदायों के साथ क्या किया है, समझौता किया है। तो इस समझौते का नाम लिख दोगे तो एग्जामिनर पर एक अलग इफेक्ट पड़ता है कि हाँ, इन्होंने चीज़ों को पढ़ा है। तो ये समझौता आप ध्यान रखो, ठीक है। संचालन निलंबन समझौता, ऐसे हिंदी में लिखना है सीधा। मैंने इंग्लिश में इसलिए ले लिया कि अगर कभी क्वेश्चन में इस तरह का कोई टर्मिनोलॉजी आ जाती है तो उसको आप समझ जाओ, ठीक। तो ये समझौता पूर्व निर्धारित शर्तों, जो पहले से निर्धारित शर्तें थी गृह मंत्रालय की और कुकी और जो समुदाय, उनके बीच पूर्व निर्धारित शर्तें थी या आधारभूत नियमों के साथ हुआ था। अब ये तो देखो न्यूज हो गई, आगे चलते हैं। इस समझौते से मणिपुर में सबसे बड़े मैतेई नागरिक समाज, अब आपको पता होगा कि मणिपुर में 3 जो है जातियां रहती हैं, मतलब मुख्यतः 3 जनजातियां कह सकते हो या जो है निर्जाति समूह रहते हैं। एक तो मैतेई, दूसरी कुकी, ये नाम याद रखना, और तीसरी होगी नागा, ठीक। तो ये 3 समुदाय रहते हैं। और जो जाति हिंसा हुई थी मैं अभी बताऊंगा इसके बारे में, पहले ये समझ लीजिए कि 3 जनजातियां या 3 निर्जाति समूह रहते हैं, जाति समूह रहते हैं, मैतेई, कुकी और नागा। तो इस समझौते से मणिपुर में सबसे बड़े मैतेई नागरिक समाज, मतलब मैतेई समुदाय से जो नागरिक समाज जुड़ा हुआ है, उनका एक समूह बना हुआ है। तो इस समझौते से मणिपुर में सबसे बड़े मैतेई नागरिक समाज समूह में से एक था ये नाम लिखा है, एक बार आप देख लीजिएगा, द कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी, यानी कोकोमी। उसमें जो है आप ऐसे लिख सकते हो, अगर एग्जाम में आ जाए तो कोकोमी ये शब्दावली चल जाएगी, ये यूज कर सकते हो। अगर पूरा नाम लिखना है तो ये यूज कर लो। तो जो भी आपको समझ में आए उसको यूज कर सकते हो टर्मिनोलॉजी के रूप में। तो ये क्या है, ये मैतेई नागरिक समाज का एक समूह का नाम है, कोकोमी। इन्होंने क्या किया, इस समझौते को क्या किया, एक तरीके से बहिष्कार किया है या अस्वीकृत किया है। तो वो एक तो ऑलरेडी नाराज थे, किसके कारण, कुकी और जो समुदाय का। कुकी जो समुदाय मतलब उसी को बोला जा रहा है, कुकी समुदाय को, ठीक है। कुकी और जो, ये 2 समुदाय हैं। इनके साथ गृह मंत्रालय ने क्या किया है, एक समझौता ज्ञापन किया है पूर्व शर्तों पर। उस समझौते को लेकर के मैतेई समुदाय ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है और इस समझौते को अस्वीकृत कर दिया। मतलब उन्होंने कहा कि इस समझौते को हम लोग नहीं मानते हैं। वो क्यों नहीं मानते हैं, वो उनका कहना है कि जो कुकी है उसने मणिपुर के हित को ध्यान में नहीं रखा। कुकी समुदाय ने मणिपुर के जो हित हैं उसको ध्यान में नहीं रखा और हस्ताक्षर कर दिए किस पे, समझौते पे। तो समझौता इसलिए किया गया था ताकि शांति बनी रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री जाने वाले हैं वहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग, ये तो थी न्यूज। अब आप लोगों के लिए मैंने ये मैप लगा दिया। मैंने कल भी इस मैप की चर्चा की थी, तो आप एक बार जरूर इस मैप को पढ़िए। और यहाँ पे घाटियाँ, यहाँ पे पहाड़, यहाँ पे जो पर्वत, यहाँ पे चोटियाँ, यहाँ के कुछ पर्यावरणीय क्षेत्र, उनको आप जरूर पढ़ो जा करके, ठीक है। अभी हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं कि मणिपुर में जाति हिंसा के पीछे कारण क्या थे। आपको पता होगा कि 3 मई 2023 को, लगभग 2 साल के ऊपर हो गया, यहाँ जाति हिंसा हुए। 3 मई 2023 को जाति हिंसा हुई थी। किनके किनके बीच, एक तरफ था मैतेई समुदाय और दूसरी तरफ था कुकी और नागा। इन दोनों समुदाय के बीच जो है जाति हिंसा बढ़ गई थी, बहुत भयंकर हुई थी, जिसमें 100 से अधिक लोग जो है मारे भी गए या मर गए, ठीक है। तो इस जो है हिंसा के पीछे कारण क्या थे, डिटेल में समझने के लिए पहले ये समझ लो कि मैतेई कहाँ रहते हैं, घाटी में रहते हैं। अब आपको पता होगा कि जैसे पहाड़ी इलाका है ये हो गया पहाड़ी या पर्वतीय इलाका, और इसके बगल में जो ये है ना, ये घाटी है। तो इन घाटियों में रहते हैं कौन,
मैतेई समुदाय, ये हिंदू धर्म को मानते हैं। ठीक, हिंदू धर्म के ये अनुयायी है। कौन? मैतेई समुदाय। और कुकी और नागा पहाड़ी इलाके में रहते हैं, यानी ऊपरी वाले क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, ऐसे या कह सकते हो ऊपरी इलाकों में रहते हैं। तो ये क्या है? ईसाई धर्म को मानते हैं। ये ऑलरेडी एसटी समुदाय में है, यानी इनको जो है एसटी समुदाय यानी शेड्यूल ट्राइब में रखा गया है। लेकिन अभी हाल ही में मैतेई समाज भी कह रहा था, मैतेई समुदाय है, उसमें कई जातियां हैं, उसमें क्षत्रिय भी है, ब्राह्मण भी है, ओबीसी भी है और एससी भी है। लेकिन एससी और ओबीसी वर्ग में जो लोग आते थे, वो लोग सरकार से मांग कर रहे थे कि हमें भी एसटी का दर्जा दिया जाए, यानी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए। ठीक है, तो इस कारण से कुकी और नागा में एक तरीके से नाराजगी हो गई और उन्होंने एक हिंसा को रूप ले लिया। इन दोनों समुदाय में हिंसा हो गई इसी कारण की वजह से कि वहाँ पे जो है ये जो मैतेई लोग एसटी की मांग कर रहे थे, एसटी समुदाय की, उस कारण से ये लोग चिढ़ गए नागा और कि इससे क्या होगा, हमारे हितों का दुरुपयोग होगा, क्योंकि कुकी नागा ऑलरेडी एसटी हैं। समझ पा रहे हो? तो इनके हितों का जब नुकसान होगा, इनके हित जो है दुरुपयोग होंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि हिंसा होनी है। लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में हो जाना ये थोड़ा सा ये था। और आप ये समझ लो कि मैतेई और कुकी और नागा में ऑलरेडी धार्मिक गति ये रहती हैं, क्योंकि ये हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, कौन? मैतेई, और ये ईसाई धर्म से बिलोंग करते हैं। तो इन दोनों के बीच जो है क्या है, धार्मिक कट्टरवादता फैली हुई है पहले से। लेकिन ये जो एसटी वाला वाद है 2023 वाला, इसके कारण ये दोनों समुदाय आपस में भिड़े थे और काफ़ी लोग जो है हिंसा की चपेट में आए थे। अब ये तो हो गई कि क्यों हुआ था ये जाति हिंसा, आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे क्यों हुआ था। अब हम लोग थोड़ा सा भौगोलिक स्थिति समझ लेते हैं। कहाँ की भौगोलिक स्थिति? मणिपुर की। तो अभी आप ये मैप देखो, मणिपुर कहाँ पे है? ये। ठीक, तो मणिपुर के पास इम्फाल घाटी भी है, इसी के आसपास मैतेई, नागा और कुकी जनजातियां रहती हैं, इसी इम्फाल घाटियों के आसपास। तो ये मैप आप जरूर याद करना कि मणिपुर किन किन राज्यों से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। देखो ऊपर देखोगे तो नागालैंड, इधर देखोगे तो असम और इधर देखोगे तो मिजोरम। तो ये ध्यान रखना है ये बॉर्डर किन से शेयर करता है? 3 राज्यों से। अगर क्वेश्चन बन जाए तो 3 राज्य आप याद रखना, मिजोरम, असम और नागालैंड। ठीक है, तो पर्यावरण संबंधित क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी। पहले भौगोलिक स्थिति देखते हैं कि यहाँ पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पूर्वांचल पहाड़ी है, जिसमें एक नागा पहाड़ी है और एक मणिपुर है। आपको पता होगा कि जो हमारी एक, मैं अलग से जानकारी दे देता हूँ कि जो हमारी 22 भाषा है ना, 22 भाषाओं में एक मणिपुरी भी है। मणिपुरी 22 भाषा आधिकारिक भाषा है अपनी, जो आप उसमें देखते भी होंगे आधिकारिक भाषाओं में। तो मणिपुरी भी, ये बोलते कौन है मणिपुरी भाषा? ये मैतेई लोग ही बोलते हैं, मैतेई समुदाय ही, क्योंकि ये मैतेई समुदाय वहाँ पे बहुल, मतलब कि उनकी बहुतायत संख्या है मैतेई की। तो मैतेई लोग जो है मणिपुरी भाषा बोलते हैं, इनको मैतेई भाषा भी बोल देते हैं। तो मणिपुर जो आधिकारिक भाषा है वो मैतेई लोगों द्वारा ही बोली जाती है। और नागा कुकी कौन सी भाषा बोलते हैं? नागा कुकी ही भाषा है। तो पहाड़ियाँ यहाँ पे कौन कौन सी? पूर्वांचल पहाड़ियाँ, एक नागा और एक मणिपुरी, ये मणिपुर की पहाड़ियाँ बोलते हैं उसको। और एक है बरेल पर्वतमाला। ये जरूर याद रखना, बरेल पर्वतमाला किसका विस्तार है? अगर आप देखोगे हिमालय का जो पूर्वी विस्तार है ना, अगर आप जो है यहाँ मैप देखो, मैं ऐसे समझाता हूँ कि ये जैसे मान लीजिए भारत का ये मैप है और इधर आप देखोगे ये गुजरात वाला एरिया, तो इधर से जो हिमालय है पूरा इलाका, ये इधर आप देखो, थोड़ा सा आप देख लेना अपने हिसाब से, क्योंकि मैप बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये जो, क्योंकि पेन पैड यूज कर रहा हूँ मैं, अगर कॉपी होती तो आसानी से बन जाता है। तो इस वाले इलाके में हिमालय है ना, नेपाल से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, तो उसका पूर्वी विस्तार इधर भी है ऐसे। तो वो पूर्वी विस्तार वहाँ तक है, कहाँ तक? मणिपुर तक, मिजोरम तक। तो उसका पूर्वी विस्तार ही कहाँ है? ये आप देखो, इसकी भौगोलिक स्थिति कहाँ पे हो जाएगी? बरेल पर्वतमाला तक। और ये मणिपुर और नागालैंड के बीच स्थित है, कौन? बरेल पर्वतमाला। ये हिमालय का पूर्वी विस्तार ही है। इसमें ये भी पूर्वी विस्तार में ये भी आ जाती हैं पूर्वांचल पहाड़ियाँ, जिसमें नागा मणिपुरी भी शामिल है। फिर एक चिन पहाड़ियाँ भी हैं, इनका नाम याद रखना, चिन, बरेल पर्वतमाला, ये सब याद रखना। चिन पहाड़ियाँ कहाँ पे है? म्यांमार में है। चिन पहाड़ियाँ जो मुख्यतः जो है म्यांमार में है, लेकिन इसका विस्तार किसका? म्यांमार वाली पहाड़ी का विस्तार मणिपुर तक भी है। तो चिन पहाड़ियों का नाम याद रखना, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे म्यांमार में मैतेई और नागा लोग भी रहते हैं म्यांमार वाले क्षेत्र में, तो वो भी लोग मणिपुर वाले क्षेत्र में आ जाते हैं। तो चिन पहाड़ियाँ याद रखना कि चिन पहाड़ियाँ कहाँ पे है? मणिपुर और म्यांमार के बॉर्डर में। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण चोटियाँ जरूर याद रखो।
कहाँ पे, जो मणिपुर क्षेत्र में है। एक तो है देखो सिरुई चोटी, इसका नाम बिल्कुल याद कर लेना। क्यों? क्योंकि सिरुई लिली एक फूल है। अब आप इसको सर्च करना गूगल में, सिरुई लिली फूल, जो अपने प्रसिद्धि के लिए जाना जाता है। अब ये किस लिए जाना जाता है आप सर्च करके देखो, मैंने यहाँ पे नोट कर दिया सिरुई लिली फूल, ठीक। इसके कारण ये चोटी का नाम रखा हुआ है। एक चोटी है माउंट टेम्पू, टेम्पू तो आप जानते होंगे, उससे याद कर लो माउंट टेम्पू। ये बरेल पर्वत वाला मैंने भी पीछे बताया ना, उसी में स्थित है कौन, और ये मणिपुर की सबसे ऊंची चोटी भी है माउंट टेम्पू, ठीक है। एक चोटी दोस्तों ये है कायांग बुबग और दूसरा है काचा ओबुंग। ये दो चोटियां भी नाम देखो, यूपीएससी प्री में अगर क्वेश्चन आ गया तो आप इसको आसानी से कर पाओ, इसलिए मैंने ये चीजें बता दी, ठीक है। अब इसमें आप पॉज करके रुक करके इसको आराम से पढ़ो, देखो क्या क्या चीजें बताई मैंने, और उनको आप नोट डाउन कर लो, या 2 या 3 बार 4 बार आप सुनोगे तो आसानी से चीजें आपके माइंड में पहुंच जाएंगी, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगली न्यूज है दोस्तों दूसरी, अमेरिका ने भारत और रूस को सबसे अंधकार में चीन के हाथों खो दिया। ये कौन बोल रहे हैं? ट्रम्प साहब। आपने आज न्यूज सुनी होगी कि ट्रम्प साहब जो है कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। अभी टैरिफ के समय को भारत पे हमला बोल रहे थे कि मैंने जो है भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया, कई बार बोला। फिर अब जो है टैरिफ लगा दिया 50%। अब जब 50% टैरिफ लगाया तो भारत क्या करेगा? अपने विकल्प तो ढूंढेगा ही। जब विकल्प ढूंढेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि रूस, भाई ट्रम्प को अगर कोई टक्कर दे रहा है तो रूस है, मतलब अमेरिका को, यूएसए को अगर कोई देश सही मायने में टक्कर देता है तो रूस हो गया, और आर्थिक मामलों में चीन देता है। तो इन दोनों देशों के साथ भारत की नज़दीकियां बढ़ गई हैं। रूस, अभी आपने एससीओ सम्मेलन देखा ही होगा, मतलब यह ऐतिहासिक सम्मेलन माना गया है। क्यों? क्योंकि भारत ने अपनी कूटनीति से, भारत की जो कूटनीति है उसमें जो है चीन, रशिया यानी रूस और भारत की तिगड़ी यानी भारत, तीनों ने मिल करके एक साथ आए हैं एक मंच पर, और ये पूरे विश्व को एक तरीके से अपने आप खींच लिया कि भारत, रूस और चाइना बड़ी शक्तियां मानी जाती हैं। भारत को आप कम न समझिएगा, भारत भी अपने आप में बहुत महाशक्ति बन चुका है। तो भारत जब ऐसी प्लेटफॉर्म में जाता है एससीओ जैसी, तो स्वाभाविक सी बात है यूएसए को दिक्कत होगी। अब यूएसए की दिक्कत हुई तो वहाँ के प्रेसिडेंट यानी ट्रम्प साहब ने क्या बोल दिया है कि अमेरिका ने, क्योंकि अभी तक अमेरिका के साथ हमारे अच्छे संबंध थे, अभी भी हैं, लेकिन 50% टैरिफ के कारण कुछ न कुछ तो उसमें प्रभाव पड़ा ही है। तो अमेरिका ने भारत और रूस को, यानी भारत भी और इससे पहले रूस क्योंकि यूक्रेन की वजह से काफी चर्चा में था, रूस को सबसे अंधकारमय चीन को उन्होंने बोल दिया सबसे अंधकारमय देश है, कि हाथों खो दिया। मतलब अब ये तीनों लोग एक साथ हो गए तो ट्रम्प को दिक्कत हो रही है। फिर अमेरिका के एक विदेश सचिव उन्होंने क्या बोला है कि अमेरिका ने भारत से कहा है, ये एक तरीके से धमकी भरी शब्दों में कहा है कि ब्रिक्स को छोड़ देना चाहिए। किसको? भारत को। अब हम ब्रिक्स को कैसे छोड़ दें भाई? ब्रिक्स ऐसा हमारा मंच है जहां से हम पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कौन से देशों को? जो ग्लोबल साउथ की भूमिका में है। ग्लोबल साउथ मैंने आपको बताया भी है, ग्लोबल साउथ के जो देश हैं ये वो देश है जो विकासशील देश है या अविकसित देश है। तो ग्लोबल साउथ की अगर आवाज है तो ब्रिक्स जैसे मंच ही है। भारत में यहाँ हित जुड़े हुए हैं सबके, और इसमें देखो सबसे अच्छी बात है कि ये उभरती अर्थव्यवस्था, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो ये ऐसी अर्थव्यवस्था है जो पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास मार्केट है, इनके पास टेक्नोलॉजी है, इनके पास जो है मानव श्रम है। तो जब ऐसी चीजें होती हैं तो बहुत सारे देश इसकी ओर देखते हैं व्यापार के तौर पे, बाजार के तौर पे। तो अब अमेरिका क्या कह रहा है? भारत को या तो ब्रिक्स चुनना चाहिए या तो यूएसए चुनना चाहिए। तो भारत के जहां अपने हित होंगे, हम किसी के अधीन तो है नहीं, हम संप्रभु देश हैं, तो हमारी जहां हित जुड़े होंगे वहां जाएंगे। किसी देश के कहने पे इधर से उधर थोड़ी ना जाना है। और इससे संबंधित आज एडिटोरियल भी बहुत अच्छा आया है। अगर आप लोग जो है एडिटोरियल वगैरह पढ़ते हो तो द हिंदू का एडिटोरियल शशि थरूर साहब का बहुत अच्छा इस पे आया है, विदेश नीति पे, वो भी मैं चर्चा करूंगा। तो आप, अमेरिका ने भारत से कहा है वह ब्रिक्स को छोड़ दे। ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। ये तो मैंने अलग से डाल दिया कि ब्रिक्स क्या है? उभरती अर्थव्यवस्था, जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था है उनका समूह है। अब यूएसए ऐसी बात कह रहा है तो मतलब एक तरीके से बेवकूफ़ी वाली बात है। भारत किसी के अधीन थोड़ी ना है। अब ये थी न्यूज। मुझे आईआर में एक चीज़ बतानी थी कि अगर आप आईआर पढ़ना शुरू कर रहे हो तो भारत की विदेश नीति कैसे, ये किस तरह काम करती है, तो उसको आप आईआर में जरूर कवर करो। जैसे भारत की विदेश नीति का ऐतिहासिक विकास क्रम पढ़ो।
अब विदेश नीति के ऐतिहासिक विकास कहाँ से कहाँ तक, नेहरू के समय से लेकर के आज के वर्तमान हमारे माननीय प्रधानमंत्री तक क्या क्या बदलाव हुए हैं। जैसे आप गुजराल सिद्धांत विदेश नीति में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गुजराल सिद्धांत हो गया। इसके अलावा जो है नेहरू के बाद की जो नीति, क्योंकि नेहरू जी क्या चाहते थे, नेहरू जी ज़्यादा मतलब हिंसात्मक नहीं, गांधी जी के विचारों पे चलना चाहते थे कि हमें जो विश्व को ज़्यादा हिंसक रूप में नहीं देखना है। तो इन्होंने क्या किया, ज़्यादा हथियारों पे या इन पे खर्च करने की बजाय शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक जैसे चीज़ों पे खर्च किया। और उसी कारण मतलब कि नेहरू को काफ़ी जो है आज भी लोग इस कारण से कि नेहरू ने अपनी विदेश नीति में हथियार या कह सकते हो डिफेंस को ज़्यादा फोकस नहीं किया। क्योंकि नेहरू देखो ये स्वतंत्रता सेनानी लोग हैं, ये लोग गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और गांधी जी क्या थे, अहिंसक। वो हमेशा ये कहते थे कि अहिंसा जरूरी है जीवन में। तो गांधी जी के विचारों से काफ़ी प्रभावित है नेहरू जी। तो उन्होंने क्या किया, सामाजिक चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया। और आप लोग जानते हो कि उस समय भारत की क्या स्थिति थी, ठीक। तो भारत की स्थिति में क्या था, पहले हम अपने लोगों को देखेंगे ना, तब तो हथियार खरीद पाएंगे। तो नेहरू ने अपनी कूटनीति से सामाजिक चीज़ों पर, कोई देश हमारे ऊपर हमला भी ना कर सके, क्योंकि नेहरू के समय तक कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई जिससे भारत को दिक्कत हो। सामाजिक, शैक्षणिक, इन पे ज़्यादा इन्होंने फोकस किया। शैक्षणिक, क्योंकि IIT देखोगे, IIM देखोगे, उसी समय से बनी हुई है। एम्स हो गया, IIM हो गया, IIT हो गई, इसरो हो गया, तो ये सब चीज़ें उसी समय। तो नेहरू एक जो है दूरदर्शी व्यक्ति थे, तो उन्होंने अपने हिसाब से चीज़ें सोची। तो उनके समय विदेश नीति में क्या था और आज के समय क्या हुआ, बीच में कौन कौन से बदलाव आए हैं, इंदिरा गांधी के समय क्या बदलाव थे, तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। विदेश नीति के ऐतिहासिक विकास में आपको पूरा विकास क्रम देखना होगा, कहाँ से, आज़ादी के बाद से। फिर दूसरी चीज़ है विदेश नीति के निर्धारित, ये सब चीज़ें देखिए मैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ आपको कि मेंस अगर आप लिखना चाहते हो, IR में क्वेश्चन आते हैं 3-4। आप अगर प्रीवियस ईयर PYQ देखोगे, देखिए मेरे पास ये है करंट सीरीज, इस पर मैं PYQ अगर लगा दूंगा तो वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी। तो आप अपने स्तर से मेंस के PYQ देखो, ठीक है। मेंस के PYQ अगर देखोगे तो वहाँ पे आपको यही टर्मिनोलॉजी दिखेंगी, विदेश नीति में भारत की क्या भूमिका है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन दिखेंगे आपको। अगला देखो, विदेश नीति के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। भाई विदेश नीति के निर्धारक तत्व भी तो हैं कि कौन कौन विदेश नीति को प्रभावित करता है, तो वो जाके देखना है। विदेश नीति निर्माण की संस्थाएं कौन कौन सी हैं। अभी आप देखोगे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये विदेश नीति में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और ये बना कब था, अटल बिहारी वाजपेयी के समय। तो विदेश नीति निर्माण की संस्थाएं कौन कौन सी हैं। इसके अलावा भारत और NPT यानी नॉन न्यूक्लियर करके है, नॉन न्यूक्लियर ट्रीटी करके है ये, और एक CTBT परमाणु नीति है, ठीक है। इनको आप देखो जा करके। फिर गुट निरपेक्ष आंदोलन जिसको नैम बोलते हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, और भारत, इसमें क्या भारत की स्थिति है। तो ये सब विदेशी नीति के जो है पॉइंट है। ये आप जाकर के करोगे ना तो मेंस में आपके नंबर आराम से 10, अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है जो 150 शब्दों का लिखा जाता है, तो उसमें आराम से आप 5 नंबर 6 नंबर आराम से पा सकते हो, अगर इन शब्दावलियों को अच्छे से समझ लिया। क्योंकि यही हमारी विदेश नीति के की पॉइंट्स हैं, समझ पा रहे हो। आगे चलते हैं दोस्तों। ये देखिए मैंने इसलिए ले लिया ताकि आप IR पढ़ते समय इन चीज़ों को ध्यान रखो, क्योंकि जब भारत अपने स्टेप लेता है तो किस तरह से लेता है, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखता है, पीछे के विकास, मतलब पीछे हमारी जो पिछली सरकारें रही उन्होंने कौन सी नीतियाँ अपनाई हैं, वर्तमान सरकार कौन सी नीतियाँ अपना रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ ध्यान रखो, तब IR आपका कंप्लीट होगा। और आप कमेंट करो तो मैं इन टॉपिक पर भी वीडियो बना सकता हूँ। आप लोग कमेंट करते नहीं हो तो मुझे भी लगता है कि हो सकता है कि चीज़ें अभी उस तरह की न हों कि बच्चा समझ पा रहा हो। और यही सब चीज़ें UPSC घूम वहाँ के पूछता है, वर्तमान स्थिति को देख करके आपसे IR के क्वेश्चन बनाएगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। आगे चलते दोस्तों, तीसरी न्यूज पे। विदेश मंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कहाँ जाने वाले विदेश मंत्री हमारे S जयशंकर साहब, वो जाने वाले हैं। मतलब जाने वाले क्या है, वो आभासी रूप से यानी वीडियो कॉल या ऑनलाइन तरीके से इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। और इस बार ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा है, ब्राजील। आपको ये भी पता होना चाहिए। अब ब्राजील क्यों कर रहा है, अब ये शिखर सम्मेलन, अभी तो हाल ही में एक ब्रिक्स सम्मेलन हुआ ही था प्रधानमंत्री और राष्ट्र प्रमुखों का। अब ये फिर से क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी आप देखे होंगे कि अमेरिका के कारण ही ये सब चीज़ें हो रही हैं। अमेरिका ने 50% भारत पे टैरिफ लगाया है, तो लगभग 52 या 49% ब्राज़ील पे भी
टैरिफ लगा रखा है। तो ब्राज़ील चाहता है कि उन सभी देशों को एक मंच पे लाया जाए जो यूएसए की टैरिफ से प्रभावित हैं। यूएसए ने ट्रम्प साहब के टैरिफ से प्रभावित हैं, तो ब्राज़ील अपना मानना है कि सभी को एक मंच पे लाया जाए और हम अपने जो इशू हैं इस एक मंच में साझा करेंगे और इसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। तो वही विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है। तो मैंने ये न्यूज़ क्यों ली है, एक तो आईआर से जुड़ेगा, दूसरा कि ब्रिक्स के बारे में हमें थोड़ा सा विस्तार से पढ़ने की भी आवश्यकता है कि ब्रिक्स क्या है, कौन कौन से देश इसमें शामिल है, प्री के उद्देश्य से। मैंने आपको बताया ना, प्रीलिम्स आपका बहुत मेन एग्जाम है। अगर इसको क्वालिफाई कर गए तो आप ये मान चलो कि आपके 90% सिलेक्शन के चांस बन जाएंगे, क्योंकि प्री अब जिस तरह से कठिन होता जा रहा है उसमें हिंदी माध्यम अगर नहीं समझ पाया अभी तो पीछे ही रहेगा। 90% चांस हो जाएंगे सिलेक्शन के। मैं लिख के दे रहा हूँ ये कि प्री क्वालिफाई करो। तो विदेश मंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे ब्राजील की अध्यक्षता में। ये शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है कहाँ? ब्राजील की अध्यक्षता में ये शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। अब ब्रिक्स विस्तार से समझना आवश्यक है। मैंने ये डाल दिया था ताकि आपको ब्रिक्स समझा सकूं। देखिए, ब्रिक्स जो है, पहले ब्रिक्स नहीं था, पहले केवल ब्रिक था। तो ब्रिक टर्मिनोलॉजी, ये शब्द जो है किसने यूज किया था? 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, उनका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, उन्होंने ब्रिक नाम को एक तरीके से दिया था कि ब्रिक जो है कौन होगा? ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। इन्होंने टर्मिनोलॉजी ये यूज की थी ब्रिटिश अर्थशास्त्री ने। फिर 2006 में एक औपचारिक बैठक हुई विदेश मंत्रियों की। कौन कौन थे? यही 4 देश थे ब्रिक, यानी ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना। लेकिन 2009-10 में आप देखोगे दक्षिण अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया। 2009 मतलब उन्होंने अनौपचारिक तरीके से 2009 में शामिल हुआ, 2010 में पूर्णतः सदस्य बन गया। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका जब इसमें शामिल हो गया तो इसका नाम पड़ गया ब्रिक्स। तो इसकी स्थापना आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, इसके बारे में और थोड़ा समझते हैं। 2009 में वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं, मतलब तभी से 2009 से ही वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं। और 2024 में नए सदस्य भी जुड़े हैं जिनको ब्रिक्स प्लस कहा जा रहा है, यानी ब्रिक्स प्लस अन्य कंट्री। ये इनके नाम जरूर याद रखो। एक तो मिस्र यानी इजिप्ट। अब मैपिंग आपकी जिम्मेदारी है कि मैपिंग आप लोग खुद से करोगे। इसमें जो जो देश शामिल हुए हैं, क्योंकि 2024 की है, हो सकता है यूपीएससी, क्योंकि 2024 और 25 दोनों में ये क्वेश्चन अभी नहीं आया है, हो सकता है अगली बार पूछ ले। तो ये नाम जरूर याद रखो। एक तो इजिप्ट कौन कौन से देशों से अपने सीमा साझा करता है? इथोपिया इसको बोलते हैं, ये आप काट देना, इथियोपिया, ये इथोपिया बोल दो चल जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा ईरान है, चौथा सऊदी अरब है, पांचवा यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात। तो ये इतने देश 5 और शामिल हुए किसमें? ब्रिक्स में। इसी तरह मैंने आपको एससीओ का भी बताया था कि कौन कौन से देश शामिल हुए, बताया था ना, ईरान और बेलारूस नए सदस्य हैं। अगर याद हो आपको तो कमेंट करके बताना, ठीक है। तो ब्रिक्स प्लस किसको कहा जा रहा है? जो ये देश जब शामिल हो जाएंगे ब्रिक्स में तो ये जो प्लस साइन है ये इसी को संबोधित करता है, ये 5 देशों को, ठीक है। और हमारी या इस ब्रिक्स की जो है एक तरीके से प्लानिंग है कि अन्य देशों को भी शामिल किया जाए जो ग्लोबल साउथ के मेंबर बने हुए हैं या ग्लोबल साउथ से जुड़े हुए हैं। ग्लोबल साउथ, ये भारत भी चाहता है कि ग्लोबल साउथ के जितने ज़्यादा देश हमसे या ब्रिक्स से जुड़ेंगे उतने हमारे संबंध और अच्छे होंगे। हम भारत के रूप में हम अन्य देशों को भी अपने पक्ष में शामिल कर पाएंगे। कहाँ? यूएन में चेंजमेंट के लिए। यूएन में चेंजमेंट हम चाहते हैं ना, परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं। इसके अलावा जो यूएन का सुरक्षा परिषद है वहाँ पे चेंजमेंट चाहते हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए हम कई सारे देशों को अपने पक्ष में लाना चाहते हैं, ठीक है। तो ब्रिक्स के बारे में हम लोगों ने थोड़ी सी जानकारी ले ली। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए, ब्रिक्स के उद्देश्य भी आप एक थोड़ा सा देख लोगे तो आपको मेंस में लिखने का आसानी हो जाएगी। ब्रिक्स के उद्देश्य क्या है? एक तो आर्थिक और भू राजनीतिक एकीकरण, यानी जो इसके सदस्य देश हैं ब्रिक्स के, उनमें आर्थिक और भू राजनीतिक एकीकरण लाने का उद्देश्य है। किसका? ब्रिक्स का। इसीलिए इसकी स्थापना ही की गई थी ताकि हम एक दूसरे के साथ अपने सहयोग बढ़ा सकें। किस क्षेत्र में? आर्थिक क्षेत्र में, भू राजनीतिक। अब भू राजनीतिक शब्दावली हो सकता है नए बच्चों को समझ में नहीं आएगी। जियो पॉलिटिकल बोलते हैं इसको, जियो पॉलिटिकल। अब इसको आप लोग कमेंट करो, कोई किसी को नहीं आता होगा तो ये टर्मिनोलॉजी अलग से हम जैसे डेली ला रहे हैं ना एक सीरीज पे कि कोई कठिन टर्मिनोलॉजी है तो उसको हम समझाते हैं। तो ये अगर भू राजनीतिक शब्द आपको दिक्कत कर रहा हो तो आप कमेंट करिए, बताते हैं आपको क्या है ये, ठीक। तो उद्देश्य क्या है? आर्थिक और भू राजनीतिक एकीकरण।
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधार की मांग करते हुए, मैंने बताया ना यूएन में सुधार चाहता है कौन? भारत या अन्य जो विकासशील देश है जैसे दक्षिण अफ्रीका है, ब्राजील, ये लोग सुधार चाहते हैं। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधार की मांग है, इनकी उद्देश्य यही है ब्रिक्स का। सतत विकास को बढ़ावा देना। अब SDG अगर आप पढ़ते होंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये कितने हैं? 17। इनको आप जरूर याद कर लेना, क्योंकि ये मेंस में लिखने पर उत्तर एक अलग तरीके से प्रभावी बन जाता है। जब आप सतत विकास लक्ष्यों को मेंशन करते हो ना कि SDG 6 में ये है, SDG 5 में ये है, तो ये ऑलरेडी आपको उत्तर का 1 नंबर या आधा नंबर बढ़ा देगा। परीक्षक की निगाह पड़ते ही 1 नंबर बढ़ता है, ये जान लीजिए। तो SDG 17 पता होने चाहिए। तो सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए भी ब्रिक्स का उद्देश्य रखा गया है कि हमको ऐसी चीज़ें पे विकास करनी ताकि आने वाली पीढ़ी भी उस संसाधन को यूज कर सके। फिर ग्लोबल साउथ, मैंने आपको पहले ही बताया, ग्लोबल साउथ की आवाज़ उठाना, ये ब्रिक्स का क्या है? उद्देश्य है। तो ये उद्देश्य हो गए। अब आपको मेंस के दृष्टिकोण से क्या पढ़ना चाहिए? ब्रिक्स और भारत, यानी ब्रिक्स में भारत की भूमिका क्या है और ब्रिक्स भारत के लिए कितना फायदेमंद है, जब ब्रिक्स जैसा मंच भारत को क्या क्या लाभ देता है। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। अब चूंकि करंट है, मैं धीरे धीरे चीज़ें लाता रहूँगा, आप सीरीज में देखते रहोगे तो आपका ऑलरेडी IR ऐसे ही तैयार हो जाएगा करंट से। ठीक है, थोड़ा सा आप मेहनत कर लोगे आप बेसिक्स, तो वो आपकी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। चलिए अगली न्यूज़ पे चलते हैं दोस्तों। अगली न्यूज़ है दोस्तों, एक न्यूज़ थी मैपिंग के लिए। मैंने इस पर ज़्यादा जो है सोच रहा था ना लिखूं, लेकिन कई बार UPSC से क्वेश्चन डाल देता है कि शहर कहाँ पे स्थित है। अभी अगर आप CAPF देखे होंगे, CAPF का एक मैं क्वेश्चन देख रहा था, उन्होंने शहर से संबंधित क्वेश्चन पूछे थे। तो CAPF UPSC ही कंडक्ट कराता है पेपर, और ये ठीक ठाक लेवल का एग्जाम होता है। तो UPSC जब इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको ऐसी चीज़ों पे ध्यान जाना चाहिए कि तमिलनाडु का एक जो है जिला कह लो या शहर कह लो, कुड्डालोर, इसका नाम याद रखना, कुड्डालोर। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक जो है कीटनाशक विनिर्माण कंपनी है जो कीटनाशक बनाती है। उसके कीटनाशक जो कंपनी है, उसकी कंपनी में एक गैस लीक हो गई, जहरीली गैस, ये जहरीला धुआं जो है लीक हो गया है। तो इससे कई लोग वहाँ के जो कर्मचारी थे बीमार हो गए, 93+ कर्मचारी बीमार पड़ गए। तो लीक हुई गैस, अब आप ये कमेंट करके बताना कि कौन सी गैस लीक हुई है, सर्च करो कौन सी गैस लीक हुई है। पहली बात तो ये। दूसरा, ये शहर याद रखना, इसकी मैपिंग तमिलनाडु में है, कुड्डालोर। ठीक है, तो ये कुड्डालोर में कौन सी कंपनी थी? कीटनाशक विनिर्माण कंपनी थी। वहाँ पे जहरीली गैस लीक हुई है जिसके कारण कई लोग बीमार पड़ गए हैं। अभी मौत एक भी नहीं हुई है, लेकिन बीमार 93+ हो रहे हैं, इसका मतलब ये चर्चा में था। ठीक है, तो मैपिंग कुड्डालोर की याद रखना, तमिलनाडु में है। और ये क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दे दिया CAPF का, और इसी 2025 का मैं बता रहा हूँ। आप देखो जाकर के 3 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो शहरों से संबंधित थे। ठीक है, अगले दोस्तों न्यूज़ पे चलते हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत के संकल्प को दर्शाया है। अब ये देखिए, आर्मी चीफ ने ये चीज़ बोली है। इसमें अच्छी चीज़ मालूम क्या हुआ है? ऑपरेशन सिंदूर में सबसे खास बात क्या हुई? अगर कोई आपसे पूछ ले, इंटरव्यू में हो सकता है पूछ ले कि ऑपरेशन सिंदूर की खास चीज़ क्या है या खास क्या था। हमने तो युद्ध सीज फायर कर दिया, लेकिन आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि ऑपरेशन सिंदूर में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों ने तो मिलकर काम किया ही है। साथ में सिविल फोर्स यानी हमारा नागरिक समाज, आपने देखा होगा हम लोग जो सोशल मीडिया के थ्रू कितना सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, नागरिक समाज और सिविल सोसाइटी, मतलब कि सिविल जो पुलिस है, यानी जो राज्यों की पुलिस होती है, तो उनकी भूमिका एक साथ देखी गई किसमें? ऑपरेशन सिंदूर में। ये सब लोगों ने मिल करके इस ऑपरेशन को चलाया था। ऐसा कौन कह रहे हैं? आर्मी चीफ कह रहे हैं। और ऐसा इससे पहले कभी नहीं देखा गया। अगर आर्मी का जो है कोई ऑपरेशन चल रहा तो उसमें नागरिक पुलिस नहीं जुड़ती थी। तो ये ध्यान रखना, इस पहला तरह का जो है ऑपरेशन था जिसमें नागरिक पुलिस भी जुड़ करके सेना का साथ दे रही थी। अब वो किस स्तर पर दे रहे थे आप जानते हो कि कई सारे जो है हमारे यहाँ ट्रायल कराए गए ताकि युद्ध की स्थिति में क्या किया जा सके। तो सब चीज़ें आपको देखने को मिली होंगी न्यूज में। तो ऑपरेशन सिंदूर क्यों इम्पोर्टेंट था? क्योंकि इसमें सभी पुलिस की भूमिका दिखाई देती है। लेकिन अब आपको प्री के उद्देश्य से, ये तो मैंने मेंस का बता दिया, इंटरव्यू का थोड़ा बहुत बता दिया, अब प्री के उद्देश्य से ये किताब का नाम याद रखना। आप अगर 2024 का UPSC देखोगे प्री का, तो उसमें S जयशंकर साहब की एक किताब का नाम दिया था कि ये किताब किसने लिखी है। तो इसलिए मैंने ये किताब ले ली क्योंकि सिंदूर काफ़ी चर्चा में था, ऑपरेशन सिंदूर।
तो रिटायर्ड एक आर्मी रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल थे हमारे, KGS ढिल्लो, इसका नाम याद रखना, KJS ढिल्लो, ये रिटायर्ड अफसर हैं कैसे के आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल थे। इन्होंने अपनी एक किताब की है और इसी किताब के विमोचन के दरमियान आर्मी चीफ जो हमारे द्विवेदी साहब है उन्होंने ये बात कही थी। तो ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडिया डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान, ये इसका टाइटल नाम था किताब का। तो इस किताब का नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके प्री के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, न्यूज 6 पे चलते हैं। भारत ने प्रौद्योगिकी परिप्रेक्ष्य और क्षमता रोड मैप, आप पता नहीं ये टर्मिनोलॉजी आप समझ पाओगे कि नहीं, लेकिन अभी जो हमारा भारत सरकार है वो क्या कर रहा है, अपने 15 साल का एक रोड मैप बना रहा है डिफेंस सेक्टर में, क्योंकि अगले 15 साल में पूरी दुनिया में आपको युद्ध की स्थिति चेंज होती दिखेगी। अभी तक क्या हो रहा था, हम लोग बंदूकों से मिसाइल से लड़ते थे, अभी क्या आ रहा है, ड्रोन टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ी है कि इसने पूरी युद्ध की स्थिति को पलट के रख दिया है। जैसे आप देखोगे रसिया यानी रूस और यूक्रेन युद्ध में ड्रोन की बहुत ज़्यादा भरमार देखी गई। तो कुछ टर्मिनोलॉजी हैं हम लोग यहाँ समझेंगे। देखिए वीडियो लंबा है, थोड़ा सा आप धैर्य रख के इसको सुन लीजिएगा, ठीक है। आप 2x पे चलाओ, आराम से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो भारत ने प्रौद्योगिकी परिप्रेक्ष्य और क्षमता रोड मैप, इसी को बोला जा रहा है इंग्लिश में टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव एंड कैपेबिलिटी रोड मैप, इसको बोलते हैं TPCR 2025 यानी 2025। ये रोड मैप है, किसने बनाया है, भारत सरकार ने, यानी रक्षा मंत्रालय कह सकते हो। इसके तहत क्या होगा, TPCR 2025 के तहत अपनी परमाणु निवारण, मान लीजिए कोई देश अगर भारत पे परमाणु हमला कर देता है तो उससे हम कैसे निपटेंगे, उसके लिए हम लोग एक रोड मैप बना रहे हैं। फिर विस्तारित ड्रोन युद्ध, मैंने बताया ना ड्रोन युद्ध क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है, जो सैन्य तैयारियों के लिए 15 साल तक खाका, मतलब 15 साल के लिए एक तरीके से हमारा रोड मैप होगा कि हम किस तरह का युद्ध की स्थिति में किस तरह निपटेंगे, क्या क्या करेंगे, वो सारी चीजें इस योजना के तहत है। TPCR यानी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव एंड कैपेबिलिटी रोड मैप 2025। इसी के तहत हम चीजें कि कैसे हम परमाणु हमले से बच सकते हैं, कैसे ड्रोन हमलों से बच सकते हैं। अभी मैं टर्मिनोलॉजी भी कुछ बताता हूँ, आप थोड़ा सा धैर्य रखो, क्योंकि बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है जो यूपीएससी में प्री में, खास करके प्री में बहुत यूज होने वाली है। अभी आप ये देखो, अब आपको फोकस कहाँ करना है, मतलब ये जो टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव एंड कैपेबिलिटी TPCR ये 2025, इसका फोकस क्या है, ये आप समझो। फोकस है परमाणु निवारण। कैसे करेंगे भाई, एक तो देखो मोबाइल सिस्टम कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क, और CBRN, इसका फुल फॉर्म आप देखोगे तो यहाँ पे ये हो गया केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और आई थिंक न्यूक्लियर है, हाँ न्यूक्लियर। तो ये शब्दावली है CBRN, जैसे खतरे से बचने का तरीका है परमाणु निवारण में। तो फोकस हमारा क्या है, परमाणु निवारण। परमाणु निवारण में ये सारे टर्म आ जाएंगे आपके, मोबाइल सिस्टम, कमांड कंट्रोल नेटवर्क, CBRN यानी केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर जैसे खतरों से बचने का तरीका इस फोकस में, मतलब कि इस परमाणु निवारण हमारा फोकस होगा इसी TPCR के तहत। फिर दूसरा फोकस हमारा क्या है, ड्रोन और मानव रहित सिस्टम, यानी स्वार्म ड्रोन। अब आपको स्वार्म ड्रोन समझ में आना चाहिए कि स्वार्म ड्रोन क्या है। जैसे मान लीजिए कोई देश किसी देश पे हमला करता है, मान लीजिए इजराइल ने फिलिस्तीन पे हमला किया, उसने एक साथ कई ड्रोन उड़ा दिए, मान लीजिए 1000 ड्रोन उन्होंने उड़ा दिए। अब किसी ड्रोन में कुछ उन्होंने डाल दी क्षमता, किसी में कुछ कि ये जो है बारूद लेके जाएगा, ये यहाँ के रडार सिस्टम को हैंग करेगा। तो इस तरह से कई ड्रोनों को अलग अलग सिस्टम दे दिया, तो सामने वाला देश क्या हो जाएगा, कंफ्यूज। तो जब एक साथ ड्रोनों का हमला होता है तो उसी को बोलते हैं स्वार्म। स्वार्म का मतलब होता है मधुमक्खी की तरह झुंड। मधुमक्खी की तरह झुंड की तरीके अगर ड्रोन आ जाए तो सामने वाले देश की क्या स्थिति होगी, आप सोच के देखो कि 1 लाख अगर ड्रोन एक साथ आ जाए। और ये सस्ते भी होते हैं, अगर आप देखो मिसाइल और उनकी अपेक्षा देखा जाए तो सस्ते भी पड़ते हैं, क्योंकि ये भाई ड्रोन है 1 लाख ड्रोन उड़ाए किसी देश पे हमला करने के लिए। तो अब वो देश किस किस ड्रोन को पहचान करेगा, किसमें क्या चीज़ थी। मान लीजिए उसमें 10 ड्रोन में कुछ था, 10 ड्रोन में कुछ और था, टारगेट अलग अलग फिक्स कर दिए। अब कोई जो दुश्मन होगा जिस पे टारगेट किया गया है वो समझ ही नहीं पाएगा कि किस ड्रोन को हमें
उड़ा के अपने देश की रक्षा करनी। तो ऐसे जब ड्रोन आ जाएंगे तो इनको बोला जाता है स्वार्म ड्रोन। तो इसका डिफेंस सिस्टम भारत विकसित करना चाहता है कि हम ऐसी अगर स्थिति आ जाए तो हमारे पास इसके डिफेंस सिस्टम होने चाहिए, इसके बचाने के लिए डिफेंस सिस्टम होने चाहिए। तो ड्रोन और मानव रहित सिस्टम हमें बनाना है इसी TPCR 2025 के तहत। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध हो जाए, अब इलेक्ट्रॉनिक युद्ध का मतलब क्या हुआ, TPCR 2025 कहता है कि हमें अडेप्टिंग जैमिंग सिस्टम, यानी किसी चीज को अडेप्ट करके जैम कर लेना, और इलेक्ट्रॉनिक डेनियल बबल्स चाहिए होंगे। ये हमारा जो 15 सालों का रोड मैप है वो इस सब चीज़ों पे फोकस होगा कि इलेक्ट्रॉनिक अगर युद्ध हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध का मतलब कि हम मान लो किसी देश का पूरा से इंटरनेट ही बंद कर दें, या वहाँ की जो है ऐसी सेवाएं बंद कर दें जो इंटरनेट से जुड़ी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी हुई है। तो युद्ध हमारा जो है क्षेत्र में नहीं दिखेगा, लेकिन इस क्षेत्र में दिख जाएगा। तो ऐसे सिस्टम से बचने के लिए भी भारत के पास क्या होना चाहिए, एक अपना खुद का सिस्टम होना चाहिए, ताकि हम ऐसी स्थिति में भी निपट सकें दुश्मन देश से। तो एक ये तीसरा हमारा उद्देश्य था। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक युद्ध ये है क्या, इससे दुश्मन के ड्रोन कम्युनिकेशन या रडार को 15 किलोमीटर दायरे तक फेल किया जा सकता है। इस किसके तहत, अडेप्टिंग जैमिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक डेनियल बबल्स, इसके तहत हम 15 किलोमीटर पहले दुश्मन देश को पहले ही से जो इसको नाकाम कर देंगे। अगली टर्मिनोलॉजी देखो दोस्तों, जो फोकस है हमारा किस पे, TPCR 2025 जो रोड मैप है उसका चौथा फोकस कहाँ पे, भ्रमणशील गोला बारूद। भ्रमणशील गोला बारूद जहाँ समझते हो कि ड्रोन के माध्यम से गोला बारूद लेके उड़ रहा है, ड्रोन कहीं भी गिर सकते हैं। इनको बोलते हैं अगर इंग्लिश में लोइटरिंग एम्यूनिशन। ठीक है, तो ऐसे हथियार जो ड्रोन की तरह उड़कर टारगेट खोजे फिर सटीक वार करे, यानी वो ड्रोन की तरीके उड़ते रहते गोला बारूद। अब जैसे मान लीजिए उनको दिखा कि यहाँ पे बहुत सारे दुश्मन है, तो यहाँ पे आप लोग जो है फ्री फायर वगैरह खेलते होगे तो उसमें ये सब चीज़ें देखते होगे। अगर आप लोगों ने सबसे PUBG फ्री फायर की इन्हीं में तो ये सब चीज़ें दिखाते हैं। उसी टेक्नोलॉजी को भारत जो है कि अपने रोड मैप में शामिल कर रहा है रियल तरीके से, कि हमारा अगर जो है गोला बारूद हो तो उड़ने वाला हो, कि दुश्मन को टारगेट करके खोज कर मारे। तो ऐसी हम व्यवस्था भी अपने रोड मैप में शामिल करना चाहते हैं। इसके अलावा CBRN सुरक्षा। अब देखिए, अगर कोई देश केमिकली या बायोलॉजिकली या रेडियोलॉजिकली और न्यूक्लियर तरीके से अगर हमला करता है तो हमारे पास एक डिफेंस सिस्टम भी होना चाहिए, ताकि ऐसी स्थिति में अगर मान लो कोई रासायनिक हथियार लेके आ जाए, कोई ड्रोन मान लो कोई एक छोटा सा बॉटल ले, उसमें जो रासायनिक कुछ ऐसी चीज़ें रख दे जो पूरे देश में फैल के वायरस के रूप में फैल जाए। आपने कभी जो है हॉलीवुड मूवी देखी होगी तो उसमें इस तरह की चीज़ दिखाई जाती है। तो अब ऐसी स्थिति में भारत के पास अपने डिफेंस सिस्टम होने चाहिए ना। तो उस संदर्भ में भी भारत सरकार ने एक रोड मैप में इसको शामिल किया। तो यानी 5 फोकस थे। तो इस TPCR को ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि मेंस में इस पे क्वेश्चन बनना तय है। कहाँ पे बनेगा, GS पेपर 3 में, वहाँ पे है ना साइंस एंड टेक। तो टेक्नोलॉजी जब आता है ना तो ये किससे जड़ेगा, डिफेंस टेक्नोलॉजी से, कि डिफेंस टेक्नोलॉजी में भारत सरकार क्या करने वाला है। ठीक है, डिफेंस टेक्नोलॉजी, तो इससे आप जोड़ लेना इसको। अगली न्यूज़ पे दोस्तों देखिए चलते हैं, एडिटोरियल था। देखिए न्यूज़ आज 6 थी लेकिन सारी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने ये सारी न्यूज़ डिटेल में कवर करी है। अगर आप फिर से इनको देखना चाहो तो आराम से देखो। अभी हम लोग एडिटोरियल पे आते हैं। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि एडिटोरियल शशि थरूर साहब का लिखा हुआ था, और ये पूरा का पूरा विदेश नीति पे आधारित था। पूरा का पूरा की विदेश नीति भारत की क्या है, कैसे काम करती है, और पिछले 20 साल का उसमें पूरा लेखा जोखा था। यानी 10 साल UPA के और 10 साल NDA के, यानी वर्तमान गवर्नमेंट के, दोनों की तुलना भी थी। थोड़ी तुलना थी, ज़्यादा नहीं थी, लेकिन पूरा लेख अच्छे डायरेक्शन में था। इसलिए ये आप लेखा एडिटोरियल जो है शशि थरूर साहब ने लिखा जरूर है, लेकिन ये कोई पॉलिटिकल एडिटोरियल नहीं था। इसमें नॉलेज की चीज़ें बहुत थी अपनी UPSC के लिए। ठीक है, तो एडिटोरियल पे आते हैं। उसका टाइटल क्या था, इंडियाज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन मल्टीपोलर वर्ल्ड, यानी बहुध्रुवी विश्व में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता। अब उन्होंने सबसे पहले रणनीतिक स्वायत्तता ही शब्दावली पे चर्चा करी है। ये शब्द अब विदेश नीति के केंद्र में है, यानी रणनीतिक स्वायत्तता। रणनीतिक स्वायत्तता का मतलब है कि एक तरफ है अमेरिका, एक तरफ है रूस, तो भारत को किधर जाना चाहिए, भारत इधर जाए कि इधर जाए, क्योंकि भाई ये द्विध्रुव की बात है। कई भाई शीत युद्ध में आपने देखा होगा,
शीत युद्ध जिसको पता हो वो जानता होगा कि पूरी दुनिया द्विध्रुवी भागों में बटी थी, यानी एक तरफ अमेरिका था, दूसरी तरफ रूस था। तो विदेश नीति में हमें किस ओर झुकाव रखना चाहिए? तो भारत ने क्या नीति बनाई थी अपनी विदेश नीति के तहत कि हम स्वायत्त रहेंगे, मतलब रणनीतिक रूप से स्वायत्त रहेंगे। ना हम इधर जाने वाले हैं, ना हम इधर जाने वाले हैं। जहाँ हमारा हित होगा हम उधर चले जाएंगे। अगर हमारा हित यहाँ है तो हम यहाँ चले जाएंगे, अगर हमारा हित यहाँ है तो यहाँ हो जाएंगे। अभी आपने देखा होगा 25% जैसे टैरिफ लगा तो भारत किधर हो गया? यूएसए की तरफ था पहले। अब जैसे 50% टैरिफ लगाया गया तो भारत किधर चला गया? रूस और चाइना के साथ एससीओ सम्मेलन में देखा होगा आपने। तो भारत की अपनी क्या है रणनीति है विदेश नीति में कि जहां हमारे हित होंगे हम वहीं जाएंगे, हम किसी के दबाव में नहीं रहेंगे। ठीक है, तो एडिटोरियल पे इसी की बात थी। फिर उन्होंने सामरिक स्वायत्तता के बारे में अच्छे से चर्चा करी है कि सामरिक स्वायत्तता क्या है। भाई कई बार देश होते हैं ना, जैसे यूएसए है, भाई पावरफुल है, सामरिक रूप से मजबूत है, तो वो अपने ताकत को आजमाता है कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हम आपका ये कर देंगे, हम आपका वो कर देंगे। तो हमको भी अपने सामरिक रूप से स्वायत्त रहने की जरूरत है। ठीक है, वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भारत की सामरिक स्वायत्तता के लिए अवसर और चुनौतियां दोनों प्रस्तुत करता है। यानी अभी हमारे पास क्या है, अवसर भी हैं। अवसर कैसे हैं कि हम रसिया जैसे सामरिक ताकत के साथ जुड़ रहे हैं, और हमारे पास जो है चुनौतियां क्या है कि अमेरिका जैसा देश टैरिफ लगाने के बाद जब हम चाइना और रूस की तरफ जा रहे हैं तो हमारे पास चुनौतियां क्या है कि अमेरिका को भी साथ में कैसे रखें, ताकि कल को मान लो चीन या रूस तो खैर धोखा नहीं देता है, लेकिन चाइना का कोई भरोसा नहीं है, कोई ऐसी बात कर दे तो फिर हमको उधर जाना पड़े। तो हम अपने दरवाजे खोल के रखते हैं, ये नहीं करते कि यूएसए के साथ पूरी दुश्मनी ले ली। अभी जैसे आप देख रहे हो कि यूएसए ने 50% टैरिफ लगाया, तो भारत ने तुरंत रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लगाया है। आप देखोगे रेसिप्रोकल अभी लगाया। रेसिप्रोकल का मतलब उसके जवाब में, यानी 50% के जवाब में कोई टैरिफ अभी नहीं लगाया भारत सरकार ने। भारत सरकार ये मान के चल रही है कि हो सकता है कि टर्म्स आप सुधर जाएंगे और एक मिनी डील भी होनी है। आप देख रहे होगे मिनी डील, तो उस संदर्भ में भी काफ़ी बात चल रही है। तो इसी एडिटोरियल में पूरी बात की गई क्या क्या था विदेश नीति के तहत। ठीक है, आगे चलते दोस्तों। पिछले 2 दशकों में भारत यूएस संबंध प्रगाढ़ हुए, मतलब मजबूत हुए हैं। जैसे कहाँ कहाँ मजबूत हुए? संयुक्त सैन्य अभ्यास हम लोग करते आए, किसके साथ? यूएस के साथ। इसके अलावा खुफिया जानकारी आपस में साझा करते हैं, रक्षा सहयोग हमारा अच्छा था। इसके अलावा आप देखोगे क्वाड, इसके अलावा प्रशांत हिंद आपका संगठन काम कर रहा था, और भी बहुत सारे संगठन हैं जो अमेरिका के साथ हम लोग साझा करते हैं। तो इन संबंध के कारण हमारे और यूएस के संबंध बहुत मजबूत हुए हैं, प्रगाढ़ हुए हैं। कौन कौन से क्षेत्र में? संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं, खुफिया जानकारी आपस में साझा करते हैं, रक्षा सहयोग में भागीदारी लेते हैं, प्रौद्योगिकी, जैसे आपने अभी जस्ट अगर आप एग्जाम्पल दोगे तो निसार उपग्रह लॉन्च किया गया किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। नासा इसरो सैटेलाइट और रडार करके कुछ इसका फुल फॉर्म है, इसको आप देख लेना। निसार सैटेलाइट किसके लिए? जो पृथ्वी का आकलन करेगा। ठीक है, तो भारत चीन और रूस के साथ संबंध बना रहा है। फिर ब्रिक्स एससीओ की भी चर्चा यहाँ की गई है इसी ट्यूटोरियल में, और मैंने आपको ब्रिक्स भी बता दिया और पिछले वीडियो में एससीओ भी बताया था डिटेल में, तो आप अच्छे से कवर कर लो। भारत ने पश्चिम देशों के विरोध के बावजूद, यानी यूएसए और यूरोप को भी पश्चिमी देश माना जाता है। यूरोप के जितने देश हैं, यानी से ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, अन्य देश भी हो गए, फ्रांस वगैरह, तो उनके विरोध के बावजूद रूस से तेल आयात कर रहा है। अभी आप जान रहे हो कि यूक्रेन और रूस के युद्ध के कारण बहुत सारे देश रूस का क्या कर रहे थे? बहिष्कार कर रहे थे, और अन्य देशों से भी कह रहे थे कि रूस का बहिष्कार करो। लेकिन भारत क्या कर रहा है? रूस से अपने कच्चा तेल आयात कर रहा है, रूस से लगभग 40% के आसपास। जितना कच्चा तेल हम लोग आयात करते हैं ना भारत पे, उसका आधा से ज़्यादा तो हम रूस से कर रहे हैं। ठीक है, मतलब लगभग आधे के आसपास। तो जब रूस से हम आयात कर रहे हैं तो रूस को पैसा भी तो जा रहा है इंडिया से, तो रूस क्या कर रहा है? उस पैसे को युद्ध में यूज कर रहा है यूक्रेन में। ऐसा पश्चिमी देश मानते हैं, लेकिन हम अपने हित भी तो देखेंगे। हमारी जनसंख्या 1.5 अरब, इतनी हमारी जनसंख्या। अब इनकी ज़रूरत है, पेट्रोल है, डीजल है, तो इनकी ज़रूरत कैसे करेंगे? फिर हम हमारी यहाँ की कंपनियां बंद हो जाएंगी। तो हम अपने हित देखेंगे कि तुम्हारे हित देखेंगे? तो भारत की विदेश नीति में यही सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो भारत ने पश्चिम देशों के विरोध के बावजूद रूस से तेल आयात कर रहा है। तो ये कौन बोल रहा है विदेश नीति में कि इतना विरोध होने के बावजूद भी हम रूस से तेल आयात कर रहे हैं, और बहुत सारे पश्चिमी देश हमारा कुछ कर भी नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारी विदेश नीति कैसी है? रणनीतिक रूप से स्वायत्त है। इसी रणनीतिक स्वायत्त के कारण हम लोग जो है
अभी भी रूस से तेल आयात कर रहे हैं और पश्चिमी देशों के साथ तालमेल बिठाए हुए हैं। फिर भारत ने अपने सैन्य आयातों में विविधता ला रहा है। अब सैन्य जो हमारे देखा होगा आपने कि सैन्य सेक्टर में नहीं, डिफेंस सेक्टर में हम अलग अलग देशों से यानी इजराइल से, यूएसए से, रसिया से, इनसे हम अपने डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा हम और क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट के अलावा हम स्वदेशी यानी मेड इन इंडिया पे भी फोकस कर रहे हैं ताकि हम डिफेंस सिस्टम में आत्मनिर्भर बन जाएं। तो भारत अपने सैन्य आयातों पर किसी एक देश पर निर्भर नहीं है कि यूएसए पे केवल निर्भर हो जाए, या केवल रसिया पर निर्भर हो जाए, या केवल इजराइल पर निर्भर हो जाए, या सिर्फ अन्य देशों पर निर्भर हो जाए। तो भारत क्या करता है, अलग अलग देशों से अपने अलग अलग इक्विपमेंट डिफेंस वाले मंगाता रहता है। और इसके अलावा हम ये विविधता इसलिए बोला जा रहा है कि हम एक देश पर निर्भर नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा स्वदेशी उत्पादन में भी निवेश कर रहा है कौन, भारत। इस विदेश नीति का भाई, विदेश नीति इससे भी प्रभावित होती है। मान लीजिए आप यूएसए से बहुत सारा सामान मंगा रहे हैं, अब यूएसए ने टैरिफ लगाया, फिर वो अपनी बात मनवाएगा कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं डिफेंस के ये इक्विपमेंट रोक दूंगा। तो इससे विदेश नीति प्रभावित होगी कि नहीं होगी। तो ये चीज़, इस चीज़ की भी चर्चा की गई है। इसके अलावा रणनीतिक स्वायत्तता का अर्थ इन्होंने बताया बहुत अच्छे से कि द्विधारी, मैंने आपको शुरू में बताया कि हम ना इधर जाएंगे ना हम इधर जाएंगे, यानी ना यूएसए की तरफ और ना ही रसिया की तरफ। तो रणनीतिक स्वायत्तता का अर्थ है द्विधारी प्रतिस्पर्धा में पक्ष चुनने से मना करना, कि हम किसी पक्ष में नहीं जाएंगे, हम अपने रणनीतिक तरीके से जहां हमारा फायदा होगा हम वहां रहेंगे। फिर भारत ने 2023 की G20 अध्यक्षता में स्पष्ट किया था कि वह ग्लोबल साउथ के साथ है, यानी ना हम यूएसए के साथ हैं ना रसिया के साथ हैं, हम किधर हैं, जहां ग्लोबल साउथ है। भारत भी देखो अपनी विदेश नीति में ग्लोबल साउथ को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहा है। तो ग्लोबल साउथ आपको मैंने बताया था कल वाली वीडियो में क्या होता है, तो अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है। और आई थिंक ये एडिटोरियल ऐसा ही था पूरा कि अब आगे इसमें निष्कर्ष था कि भारत को आगे क्या करना चाहिए, किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए। तो ये मेंस के दृष्टिकोण से अच्छा एडिटोरियल था, इसलिए मैंने इसको लिया, ठीक है। आईआर का पूरा इसमें जो है अच्छा मतलब समावेशन था। इसमें आईआर के कई सारे पॉइंट थे, पिछले 20 साल में भारत सरकार की विदेश नीति कैसी रही है, ठीक है। तो वो पूरे पॉइंट यहाँ पे दिए गए थे, तो मैंने आई थिंक कवर कर लिया है। और अगर आप खुद से पढ़ना चाहो तो उस एडिटोरियल को जरूर पढ़ो जाके। लिखा जरूर शशि थरूर जी ने है, जो कांग्रेस की तरफ से आप जानते हो नेता भी हैं कांग्रेस के और सांसद हैं वर्तमान में, तो कांग्रेस में है। लेकिन उनका जो एडिटोरियल है, ये एडिटोरियल खास करके, वो अन्य एडिटोरियल कैसा लिखते हैं कैसा नहीं, पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं था। पॉलिटिकल थोड़ा बहुत होगा, लेकिन उन्होंने वर्तमान सरकार की भी उतनी तारीफ की है जितनी यूपीए की है, जिसके वो ऑलरेडी यानी कांग्रेस के सदस्य है ना, कांग्रेस के सांसद भी है, तो वर्तमान की सरकार की भी तारीफ करी है। इसके अलावा यूपीए सरकार की भी तारीफ करी है। तो इसलिए मैंने इसको लिया था। तो आपको राइटर न देख करके इस एडिटोरियल में मिलने वाले जो आपके यूपीएससी लेवल के जितने तथ्य थे, जितने कॉन्सेप्ट थे, मैंने सारे कवर कर लिए हैं। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताओ मुझे, मैं उन सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा या अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।